हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। एडवोकेट यानी कि एक ऐसा पर्सन जो हर उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है जो चीज़ एक सिविलाइज सोसाइटी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चाहे वो लोगों के राइट्स डिफेंड करना हो, जस्टिस को अपहोल्ड करना हो या रूल ऑफ लॉ को एंश्योर करना हो, एडवोकेट्स आपको हमेशा फ्रंट फुट पे खड़े मिल जाएंगे। अब एडवोकेट सिर्फ एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी ड्यूटी अपने क्लाइंट के लिए है, बल्कि एडवोकेट एक ऐसा पर्सन भी है जिसकी ड्यूटी है टुवर्ड्स द होल सोसाइटी। सो डिस्कस करने जा रहे हैं आज एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बिल ने हाल ही में काफ़ी कंट्रोवर्सी ग्रैब की है, जहां एंटायर लीगल फ्रेटर्निटी एक पेडिस्ट्रियल पर आकर ये कहती है कि ये अमेंडमेंट बिल एक ऐसा बिल है जो कि अफेक्ट करता है एडवोकेट्स के राइट्स को। वहीं सोसाइटी के कुछ सेक्ट्स का ये कहना है कि जो प्रेजेंट एडवोकेट्स एक्ट 1961 था उसमें कुछ ऐसे लैक्यूनास थे जिसके चलते इस अमेंडमेंट बिल को लाना यहाँ ज़रूरी हो जाता है। सो हर एक चीज़ को आप लोगों के सामने क्लियर किया जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ किया गया है, ये एक प्रोपोज अमेंडमेंट बिल है, ये एक प्रॉपर अमेंडमेंट बिल नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बिल को जब दोनों हाउसेज से पास करवाकर प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है तब वो एक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर ये जो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल है ये प्रॉपर अमेंडमेंट बिल भी नहीं है। अब ऐसा गवर्नमेंट ने यहाँ इसीलिए किया है जिससे वो जो भी चेंजेस उन्होंने एडवोकेट्स एक्ट में किए हैं उनके ऊपर वो स्टेक होल्डर्स हुए या लोग हुए, पब्लिक हुई, उनका ओपिनियन जान पाए कि वो इन चेंजेस को लेकर क्या सोचते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रोपोज्ड अमेंडमेंट को पब्लिक के सामने रखा गया है। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉपर अमेंडमेंट बिल की बात करें तो वो 28 फरवरी 2025 को रिलीज किया जाएगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि प्रॉपर अमेंडमेंट बिल अभी आया नहीं है तो इस लॉ को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिनको डिस्कस करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वैसे तो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल ने काफी सारे चेंजेस किए हैं, लेकिन हम उन्हीं सेक्शंस पर ध्यान देंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने कुछ कंट्रोवर्सी ग्रैब की है, और ये भी जानेंगे कि वो कंट्रोवर्सी उन सेक्शंस के अराउंड क्यों रिवॉल्व करती है। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम यहाँ चेंजेस को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हम कंपैरिजन भी करेंगे कि क्या चीज़ें एग्जिस्टिंग एक्ट जो कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 है उसमें थी और क्या चेंजेस इस अमेंडमेंट एक्ट 2025 में किए गए हैं। अब यहाँ जो लेफ्ट साइड है वो है एग्जिस्टिंग एक्ट यानी कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 का कॉलम, और राइट हैंड पर है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 का कॉलम। अब इस पूरी वीडियो के लिए जो कि एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 1961 का कॉलम है उसे मैं एग्जिस्टिंग एक्ट कहूँगा, जिससे बार बार रिपीट ना करना पड़े, और यहाँ पर राइट कॉलम को मैं एक्नॉलेज करूँगा बिल कहकर, 2025 बिल कह के। सो शुरू करते हैं यहाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज H से, जो कि एक डेफिनेशन क्लॉज है। आप देख सकते हैं यहाँ लॉ ग्रेजुएट को डिफाइन किया गया है। लॉ ग्रेजुएट अगर हम एग्जिस्टिंग एक्ट में देखते हैं तो लॉ ग्रेजुएट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी लॉ में बैचलर की डिग्री को ऑब्टेन किया है एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसे इस्टेब्लिश किया गया है किसी लॉ के अंडर इंडिया में। अब वहीं पे राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट बिल ये कहता है कि लॉ ग्रेजुएट एक ऐसा पर्सन है जिसने लॉ में बैचलर की डिग्री को ऑब्टेन किया है, जो डिग्री यहाँ 3 साल या 5 साल की हो सकती है या ऐसी ड्यूरेशन की हो सकती है जो ड्यूरेशन यहाँ फिक्स की जा सकती है किसी सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन के द्वारा या किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है किसी लॉ के अंडर, या वो ड्यूरेशन एक कॉलेज भी सेट कर सकता है जो कि एफिलिएटेड है किसी यूनिवर्सिटी से और रिकॉग्नाइज्ड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आते हैं अब सेक्शन 21I पर, जो कि लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब था एक एडवोकेट या हाई कोर्ट का वकील या एक प्लीडर या एक मुख्तार या फिर एक रेवेन्यू एजेंट, इन सब लोगों को लीगल प्रैक्टिशनर माना जाता था। लेकिन वहीं इस लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया है इस प्रेजेंट बिल में। इस प्रेजेंट बिल के अकॉर्डिंग लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है एक ऐसा एडवोकेट या लॉ ग्रेजुएट जो कि किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। अब जरूरी नहीं है वो यहाँ कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रहा है, वो या तो ट्रिब्यूनल में या क्वाज़ी जुडिशियल फोरम में भी प्रैक्टिस कर सकता है, या अगर वो पर्सन किसी तरह का लीगल वर्क कर रहा है किसी प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, या तो किसी स्टैट्यूटरी और ऑटोनॉमस बॉडी में, या फिर डोमेस्टिक और फॉरेन लॉ फर्म्स में या कॉर्पोरेट एंटिटीज में, तब भी उस पर्सन को यहाँ लीगल प्रैक्टिशनर माना जाएगा, जो चीज यहाँ पहले अवेलेबल नहीं थी एग्जिस्टिंग एक्ट में। अब प्रोविजो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो ये कहता है कि यहाँ डाउट्स को रिमूव करने के लिए एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि इशू किया जा सकता है स्टेट बार काउंसिल्स के द्वारा, बार एसोसिएशंस के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा, ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, क्वाज़ी जुडिशियल फोरम्स के द्वारा, या वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू किया गया है प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर किसी डोमेस्टिक,
फॉरेन लॉ फर्म्स या कॉर्पोरेट एंटिटीज के द्वारा, तो ऐसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी प्रूफ माना जाएगा लीगल प्रैक्टिस का। वहीं ये सेक्शन डिफरेंट बार काउंसिल्स को आज़ादी देता है कि वो वेरीफाई भी करा सकते हैं इस लीगल प्रैक्टिस से जुड़े हर एक चीज़ को। सेक्शन 2IA यहाँ मिसकंडक्ट को भी डिफाइन करता है, जिसका मतलब है कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कि एडवोकेट ने किया है, जो एक्ट ओमिशन यहाँ पे ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किए गए हैं उनका उल्लंघन करता है, तो उस सिचुएशन में उसे मिसकंडक्ट माना जाएगा। वहीं सेक्शन 2IO बात करता है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 सिंपली बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्पेसिफाई करता है कि एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होनी चाहिए इंडियन टेरिटरी में, उसके मेंबर्स होने चाहिए। उन मेंबर्स में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे मैंडेटरी मेंबर्स हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हर स्टेट बार काउंसिल से एक मेंबर का होना ज़रूरी है, उनको इलेक्ट किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो भी ये सेक्शन 4 एग्जिस्टिंग एक्ट की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो सेक्शन 4 एग्जिस्टिंग एक्ट का ये स्पेसिफाई करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जिस्टिंग एक्ट में देखी जा सकती है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर नहीं है कि वो मेंबर्स को अपॉइंट कर पाए। लेकिन अगर हम इस प्रेजेंट अमेंडमेंट बिल पर आते हैं, तो अगर आप सेक्शन 4 क्लॉज डी देखते हैं, तो सेक्शन 4 क्लॉज डी सिंपली ये कहता है कि नॉट मोर देन 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर इस क्लॉज का कहना यह है कि 3 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। इसी सेक्शन के क्लॉज को लेकर यहाँ सारी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली, जहां पर लोगों का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस क्यों है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स के ऊपर। जो चीज यहाँ पर एग्जिस्टिंग एक्ट में पहले नहीं थी, उसको क्यों यहाँ प्रोपोज्ड अमेंडमेंट बिल में डाला गया। खैर, ये तो बात हुई क्लॉज डी की। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट और काफ़ी प्रोग्रेसिव चीज़ भी देखने को मिलती है कि जो सेक्शन 4(1)(b) है प्रोपोज्ड बिल 2025 का, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रिजर्वेशन देता है वुमेन को। वो ये कहता है कि एटलीस्ट 2 वुमेन एज द मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्ट होनी चाहिए, जो कि काफ़ी एक प्रोग्रेसिव चीज़ है रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 9B को। देखिए, सेक्शन 9B ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग एक्ट में प्रेजेंट नहीं था। सेक्शन 9B प्रेजेंट प्रोपोज बिल का ये कहता है कि एक स्पेशल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यहाँ कंस्टिट्यूट किया जाएगा। अब ये जो कमिटी है, इस कमिटी में कई मेंबर्स होंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज होंगे, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं जिन्हें चेयरमैन बनाया जा सकता है, या 2 डिफरेंट हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजेस होंगे, एक सीनियर एडवोकेट होंगे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मेंबर होंगे। अब ये जो ग्रीवेंस कमिटी है, इनका मेन एम होगा किसी भी तरीके का अगर यहाँ मिसकंडक्ट होता है, कोई मैल प्रैक्टिस हो रही है, कोई करप्ट प्रैक्टिस हो रही है, या कोई एलिगेशन लगे हैं, या कोई कंप्लेंट यहाँ रिसीव हुई है बार काउंसिल को, तो उन मैटर्स में ये कमिटी इंक्वायरी करेगी किसी भी ऑफिस स्टाफ के अगेंस्ट, या किसी एडवोकेट के अगेंस्ट, या किसी ऑफिस बेयरर के अगेंस्ट। अब यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई जाएगी इस इंक्वायरी के रिलेशन में, और यहाँ जो भी अलाउंसेस हैं, जो भी खर्चे होंगे इस चीज़ के लिए, उनको मेंशन किया गया है। सो मोटे मोटे तौर पर एक कमिटी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में यहाँ सेक्शन 9B बात करता है। अब आते हैं प्रेजेंट प्रोपोज्ड बिल 2025 में स्पेसिफाइड सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो कि है सेक्शन 19A। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सेक्शन 19A बात करता है वेरिफिकेशन की जो कि जाएगी बाय द स्टेट बार काउंसिल्स। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जो स्टेट बार काउंसिल है वो स्टार्ट करेंगे एक वेरिफिकेशन प्रोसेस एडवोकेट के एजुकेशनल सर्टिफिकेट और ऐसे सर्टिफिकेट जो कि रिलेटेड है प्लेस ऑफ प्रैक्टिस से, उनकी जेन्युइननेस और वैलिडिटी को जानने के लिए, जो सर्टिफिकेट यहाँ एडवोकेट ने प्रोड्यूस किए थे एनरोलमेंट के टाइम पर। अब अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट की और उससे जुड़े वेरिफिकेशन की, तो ये वेरिफिकेशन स्टेट बार काउंसिल डायरेक्टली एजुकेशन बोर्ड से या कंसर्न यूनिवर्सिटी से करवाएंगी। सबसेक्शन 2 यहाँ ये कहता है कि जो वेरिफिकेशन है जो कि स्टेट बार काउंसिल करा रही है, वो हर 5 साल में हो जानी चाहिए, ये जानने के लिए कि क्या सही में जो एडवोकेट है वो अभी भी अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं, और क्या जो एडवोकेट है उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की प्लेस को चेंज किया है या नहीं। सबसेक्शन 3 यहाँ ये कहता है कि जो वेरिफिकेशन है, एक बार अगर वेरिफिकेशन हो जाती है हर 5 साल में, तो हर 5 साल में एक अपडेटेड एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा उस एडवोकेट को, जो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। और भी कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ ये सेक्शन 19A बात करता है, जैसे कि जो स्टेट बार काउंसिल है वो ओबे करेंगी, वो पूरी तरीके से फॉलो करेंगी प्लेसेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रेगुलेशन 2015 को,
जिससे यहाँ पे जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसे प्रॉपरली फॉलो किया जाए। तो आते हैं सेक्शन 24A पर। देखिए सेक्शन 24A बात करता है एडवोकेट के एनरोलमेंट के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। मतलब कोई पर्सन है जो कि एज एन एडवोकेट एनरोल हुआ है और उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, वो बहुत वजहों से हो सकता है, जैसे कि उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया हो या उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया हो जो कि अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 के अंडर है। मोटे मोटे तौर पर उस एडवोकेट का जो एनरोलमेंट है वो कैंसिल हो गया है, उस एनरोलमेंट से वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। अब अगर हम सेक्शन 24A को देखें तो ये एग्जिस्टिंग एक्ट में भी था, लेकिन यहाँ सबसेक्शन 3 को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि ये कहता है कि जो स्टेट बार काउंसिल है वो ऐसे पर्सन का एनरोलमेंट नहीं करेंगी जिस पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया है जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा है। अब यहाँ ये जो प्रोविजो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो ये कहता है कि अगर स्टेट बार काउंसिल को किसी ऐसे पर्सन को एनरोल करना है जिसने ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो उस स्टेट बार काउंसिल की जो एनरोलमेंट कमेटी है वो पहले अप्रूवल लेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि भाई हाँ, हम एक ऐसे पर्सन को एनरोलमेंट देने जा रहे हैं, उसका एनरोलमेंट करने जा रहे हैं जिसने ये ऑफेंस कमिट कर दिए थे। उसके बाद ही अगर उन्हें अप्रूवल मिल जाता है तभी जो स्टेट बार काउंसिल की एनरोलमेंट कमेटी है वो एनरोल कर सकती हैं उस पर्सन को। तो सेक्शन 24A में सबसेक्शन 3 को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि एग्जिस्टिंग एक्ट में पहले नहीं था। सो सेक्शन 24B भी एक ऐसा सेक्शन है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है प्रेजेंट प्रोपोज बिल में, जो कि एग्जिस्टिंग एक्ट में प्रेजेंट नहीं था। सेक्शन 24B यहाँ ये कहता है कि अगर कोई एक ऐसा एडवोकेट है जिसने कोई एक ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया है जिस ऑफेंस की सजा या तो 3 साल है या 3 साल से ज्यादा की है, तो उस सिचुएशन में उस एडवोकेट का नाम स्टेट रोल से रिमूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रोविजो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो ये कहता है कि मान लीजिए एक एडवोकेट है जिसने 3 साल या 3 साल से ज्यादा की सजा वाला कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है और लेकिन उसे सेंटेंस यहाँ 5 साल से कम का मिला है, तो इस सिचुएशन में वो एडवोकेट 2 साल वेट करने के बाद, 2 साल बीतने के बाद स्टेट बार काउंसिल को अप्रोच कर सकता है कि भाई मेरा री एनरोलमेंट कर दीजिए। वो एप्लीकेशन लगाएगा स्टेट बार काउंसिल के पास कि मेरा री एनरोलमेंट कर दीजिए, मुझे प्रैक्टिस करनी है। फिर यहाँ जो स्टेट बार काउंसिल है वो कंसल्ट करेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और इस रिगार्ड में जो भी रेगुलेशंस है उनको कंफर्म करेगी। फिर अगर स्टेट बार काउंसिल को ये लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए तो उस सिचुएशन में स्टेट बार काउंसिल उस एडवोकेट का री एनरोलमेंट यहाँ कर सकती है। अब जहां सेक्शन 24A बात करता था स्टेट रोल से नेम रिमूव करने की और वो रिमूवल होता था ऑफेंस के कमीशन के बाद बाय एन एडवोकेट, लेकिन यहाँ जो सेक्शन 26A है वो बात करता है कि रोल से नाम रिमूव हो सकता है इन सिचुएशंस में। जरूरी नहीं है यहाँ पे कोई ऑफेंस ही कमिट हुआ हो, और भी चीजें यहाँ मेंशन की हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो स्टेट बार काउंसिल है वो किसी इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट के बेसिस पर कोई भी नाम स्टेट रोल में से रिमूव कर सकती हैं। अब ये नाम ऐसे एडवोकेट्स के हो सकते हैं, ए जो एडवोकेट यहाँ मर गया है, बी जिस एडवोकेट ने यहाँ रिक्वेस्ट डाली है कि हाँ भाई मेरा नाम स्टेट रोल से रिमूव कर दीजिए, या सी अगर कोई एडवोकेट सीरियस मिसकंडक्ट या उस एडवोकेट ने कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दिया है कोर्ट के फंक्शनिंग को लेकर। इन चीजों का अगर कोई एडवोकेट गिल्टी है तो उस सिचुएशन में उसका नाम स्टेट रोल से रिमूव किया जा सकता है। डी अगर किसी एडवोकेट का सेक्शन 24A में डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। तो ये 4 सिचुएशन है जिसमें किसी भी एडवोकेट का नाम स्टेट रोल से स्टेट बार काउंसिल रिमूव कर सकती है। अब प्रोविजो भी यहाँ देख लीजिए। प्रोविजो ये कहता है कि क्लॉज सी और क्लॉज डी, क्लॉज सी जो कि सीरियस मिसकंडक्ट और ऑब्स्ट्रक्शन की बात करता है और क्लॉज डी जो कि बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की, अगर कोई एडवोकेट इन 2 सब क्लॉज में फॉल करता है तो उस सिचुएशन में स्टेट बार काउंसिल एक्शन लेने से पहले एक इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 30 को। अगर एग्जिस्टिंग एक्ट में आप सेक्शन 30 देखते हैं तो वो एडवोकेट्स को ये राइट देता है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लैंग्वेज देखिए इसकी केयरफुली आप, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एवरी एडवोकेट हुज नेम इज एंटर्ड इन द स्टेट रोल। कोई भी ऐसा एडवोकेट जिसका नाम स्टेट रोल में है वो प्रैक्टिस कर सकता है। अब अगर हम यही चीज प्रेजेंट प्रोपोज्ड बिल में देखते हैं तो वो ये चीज तो कहता है कि इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। जो रूल प्रैक्टिस से रिलेटेड हो सकते हैं उस चीज की पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, जो कि एग्जिस्टिंग एक्ट में प्रेजेंट नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट बिल है ये इन्फ्लुएंस दर्शाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑन दिस पर्टिकुलर एडवोकेट लॉ। फिर ये सेक्शन यही कहता है कि इस एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए और जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं या जो रेगुलेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, वो एडवोकेट जिसका नाम स्टेट रोल में है वो प्रैक्टिस कर सकता है इंडियन टेरिटरी के किसी भी कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो ट्रिब्यूनल में, और या तो एक ऐसा कोर्ट जिस कोर्ट में वो एडवोकेट एंटाइटल है प्रैक्टिस करने के लिए।
तो वो उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ मोटे मोटे तौर पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये सेक्शन जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं देता था रूल बनाने की, अब ये प्रोपोज्ड अमेंडमेंट बिल वही पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में देता है। सो अब आते हैं सेक्शन 35A पे, जो कि इस प्रोपोज्ड अमेंडमेंट बिल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन भी काफ़ी कंट्रोवर्सी ग्रैब करके बैठा है। आप देख सकते हैं सेक्शन 35A बात करता है प्रोहिबिशन ऑन द बॉयकॉट्स और एब्सटीनेंस फ्रॉम कोर्ट्स वर्क। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई एडवोकेट है या एडवोकेट की कोई एसोसिएशन है या एसोसिएशन का कोई मेंबर है या कोई एक अगर इंडिविजुअल एडवोकेट भी है, अगर वो एडवोकेट बॉयकॉट करता है कोर्ट के काम से, या वो एडवोकेट या वो एसोसिएशन कोर्ट की फंक्शनिंग को या कोर्ट के प्रीमिसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर वो स्ट्राइक करते हैं, तो इस सिचुएशन की परमिशन यहाँ नहीं दी गई है। सब सेक्शन 2 यहाँ ये कहता है कि क्लॉज 1 जिसमें स्ट्राइक को सीधा सीधा ही मना कर दिया गया है, अगर उस सबसेक्शन 1 का कोई उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है, तो इस चीज़ को मिसकंडक्ट माना जाएगा और वो पर्सन जो यहाँ ऐसा कर रहा है उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है इस एक्ट के रेगुलेशंस और रूल्स को ध्यान में रखते हुए। अब इसी सेक्शन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हमें यहाँ देखने को मिली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई सारे लॉयर्स ये कह रहे थे कि आप हमें स्ट्राइक करने की परमिशन नहीं दे रहे, हमें स्ट्राइक करने से मना कर रहे हैं, अगर हमारे अगेंस्ट कुछ बुरा होता है तो उस सिचुएशन में हम कहाँ जाएंगे। लेकिन उस कंटेक्स्ट में हमें यहाँ प्रोविजो को भी देखने की जरूरत है। प्रोविजो ये कहता है कि कोई भी एडवोकेट किसी भी स्ट्राइक में पार्ट ले सकता है उस सिचुएशन में जब वो स्ट्राइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, कोर्ट की फंक्शनिंग को या प्रोफेशनल कंडक्ट को अफेक्ट ना करे। मतलब जहां एक तरफ सेक्शन 35A ऐसी स्ट्राइक जो कि एग्रेसिव है उसे प्रोहिबिट करती है, वहीं सेक्शन 35A का प्रोविजो ये कहता है कि आप अगर पीसफुल स्ट्राइक करना चाहते हैं, एक ऐसी स्ट्राइक जिस स्ट्राइक से कोर्ट का कुछ नहीं बिगड़ रहा या पब्लिक का कुछ नुकसान नहीं हो रहा या कोर्ट का कुछ नुकसान नहीं हो रहा, उस सिचुएशन में आप ऐसी स्ट्राइक कर सकते हैं। अब स्टिल यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या पीसफुल स्ट्राइक है और क्या एग्रेसिव स्ट्राइक है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक सब्जेक्टिविटी और एक डिस्क्रिशन आ जाता है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। आते हैं सेक्शन 45 पर। सेक्शन 45 ये कहता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि इलीगली प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट में। अब यहाँ इलीगल प्रैक्टिस कई तरीके से हो सकती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन के पास लाइसेंस नहीं है या उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या उसे एक पर्टिकुलर कोर्ट में प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है फिर भी वो ऐसा कर रहा है, तो इस सिचुएशन में एग्जिस्टिंग एक्ट में पहले पनिशमेंट 6 महीने की थी, जिसे अब प्रेजेंट प्रोपोज बिल में बढ़ाकर 1 साल तक की कर दिया गया है और उस पर्सन पर फाइन भी इम्पोज हो सकता है जो कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो यहाँ पे जो इम्प्रीजनमेंट है और जो फाइन है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आता है सेक्शन 45B जो कि वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्शन है इस प्रेजेंट अमेंडमेंट बिल में। सेक्शन 45B ये कहता है कि कुछ केसेस में मिसकंडक्ट की लायबिलिटी। अब ये सेक्शन सिंपली ये कहता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको लॉस हुआ है एडवोकेट की वजह से या एडवोकेट के मिसकंडक्ट की वजह से, उस सिचुएशन में ऐसा पर्सन एडवोकेट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। फिर एडवोकेट को यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज और रिपरकशंस तो झेलने पड़ेंगे ही, साथ ही साथ उस पर एक्शन भी लिया जाएगा फॉर द मिसकंडक्ट के लिए उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो रेगुलेशंस यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सेट किए हैं। अब एक इशू यहाँ आता है जो कि बहुत कंसर्निंग है। मान लीजिए क्लाइंट है जिसका एक एडवोकेट है, एडवोकेट ने यहाँ बहुत कोशिश की फिर भी उसका क्लाइंट जीत नहीं पाया, वो अपने क्लाइंट को जितवा नहीं पाया, तो इस सिचुएशन में ये हाई चांसेस हैं कि वो क्लाइंट इस लॉ का मिसयूज करके उस एडवोकेट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब 2 पार्टीज केस लड़ेंगी तो एक पार्टी तो हार ही जाएगी। तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं इस सेक्शन 45B का हमें मिसयूज भी देखने को मिल सकता है। सो फाइनली डिस्कस करते हैं आज का अपना लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन 49A। सेक्शन 49A बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। अब यही चीज़ एग्जिस्टिंग एक्ट में भी शामिल थी जो कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। आप अगर सेक्शन 49A का सबसेक्शन 2 क्लॉज CC अगर देखते हैं तो उस क्लॉज में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई है कि वो अब फॉरेन लॉ फर्म्स और फॉरेन लॉयर्स की एंट्री जो कि इंडिया में होगी उसे भी गवर्न कर सकती है, जो चीज़ पहले यहाँ एग्जिस्टिंग एक्ट में शामिल नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो जैसा कि आज की वीडियो में हमने देखा कि एग्जिस्टिंग एक्ट और जो प्रेजेंट
प्रोपोज्ड अमेंडमेंट बिल है उनमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले, डिफरेंट सेक्शंस हमने यहाँ पे देखे। अब हर एक सेक्शंस को यहाँ तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो सेक्शंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उन सेक्शंस को मैंने कवर किया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एक अनबायस्ड और एक इम्पार्शियल व्यू आप लोगों के सामने रख पाऊँ। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।